अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरीना फारूक शेख। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने का दावा किया जा रहा है। मामला कुछ यूँ है कि शेर अफजल मरवत साहब ने जो मौजूदा क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसके ऊपर, उनके फ़ैसलों के ऊपर शदीद तनकीद की और ये कहा है कि इतने अरसे में कोई कामयाबी हासिल नहीं कर पाए, ना तो खान को छुड़ाया, ना कोई अदालती कामयाबी हासिल की, बल्कि MNAs भी काफ़ी गवा दिए। क्या सिर्फ असम्बली के अंदर ऊ और कुछ नारे लगाने के अलावा कुछ हासिल नहीं कर पाए सियासी तौर पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उन्होंने कहा नज़र आ रहा है और उनका ख्याल है कि ईद के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन सकता है। ये बड़ा दावा है। कुछ आदाद शुमार भी उन्होंने बताए, इसको अपने तजियाकारों से डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको पता है इससे कबल भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक या कुछ जो उनके रहनुमा हैं उनके अलहदा से एक धड़ा बनाने की खबरें गर्दिश करती रही हैं। ये भी सरफेस हुआ कि बहुत से रहनुमा जो कि उसूली तौर पर PTI के साथ थे, नज़रियाती तौर पर PTI के साथ थे, उनको जो मौजूदा क़यादत है और अब जिस तरह से फ़ैसले हो रहे हैं, हिकमत अमली हो रही है, उसके ऊपर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे। अब ये मामला कहाँ जाता है इसके ऊपर तो राय लेते हैं, लेकिन जमा खातिर ये भी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इशारा दिया हुआ है कि ईद के बाद वो कोई तहरीक या अपोजिशन का कोई एहतजाज करने का इरादा रखते हैं। ऐसे में ये जो बयान दिया जा रहा है शेर अफजल मरवत साहब की जानिब से कि एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन सकता है ईद के बाद, इसके कितने इम्कानात हैं, इसकी क्या अहमियत है और क्या इसको रोका भी कोई जा सकता है, सब कुछ जानते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं आज महमूद सरफराज साहबा, आसिफ बशीर चौधरी, मजहर अब्बास साहब और इरशाद भट्टी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। महमूद, आपसे शुरू करते हैं। ये बताएं, ये जो बयान दे रहे हैं शेर अफजल मरवत साहब, इसके पीछे आपको क्या मुहर्रिकात लगते हैं? देखिए अलीना, इसके अंदर जो मेन फैक्टर है वो बेसिकली ये है कि जो लोग PTI के पार्लियामेंट के अंदर हैं उनको ये लगता है कि उनको PTI के वो लोग जो कि पार्लियामेंट में नहीं हैं और जो उनकी पॉलिटिकल कमेटी या उनकी जो सोशल मीडिया टीम है वो लोग अंडरमाइन करते हैं, यानी उनकी डिसीजन मेकिंग को वो अंडरमाइन करते हैं। और ये अगर आप PTI के लोगों से प्राइवेटली बात करें, कुछ लोग तो खैर पब्लिकली भी इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन अगर आप प्राइवेटली बात करें तो जो उनके ख़ासतौर पर पार्लियामेंटेरियंस है वो ये कहते हैं कि हमारी एक्सेस को जो है वो लिमिट किया जाता है इन लोगों के थ्रू, मतलब ये उस तरीके से हमें एक्सेस नहीं, खान साहब को भी नहीं हमारी एक्सेस होती और कोई SOPs भी इस तरीके की चीज़ नहीं है। और अगर हम कोई डिसीजन लेते हैं तो वो डिसीजन जो है वो इवेंचुअली ओवरटर्न हो जाती है, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर एक बयानिया बना दिया जाता है या हमारे ऊपर एक प्रेशर सोशल मीडिया के थ्रू या इस पॉलिटिकल कमेटी के थ्रू जो है वो आना शुरू हो जाता है। तो उसकी वजह से बहुत सारी जैसी चीज़ें जो हम समझते हैं कि हम पार्लियामेंट के अंदर जो लोग हैं हम उसको किस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं, जिस तरह इवन जो नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग थी जो बलूचिस्तान वाली, उस पर एक डिसीजन ली गई कि अटेंड करेगी PTI, फिर अगले दिन आपने देखा कि किस तरीके से वो उसका बॉयकॉट कर दिया गया। और मैंने आपको ये भी बताया था कि मौलाना फजलुर रहमान ने जिस तरह की रिजर्वेशंस का इजहार किया, उन्होंने PTI के ऊपर जो उन्होंने क्रिटिसाइज़ भी यही किया कि आप लोग तो एक डिसीजन आपकी रहती नहीं, पता ही नहीं चलता कि आपने जो एक बात की है कल को वो चीज़ होगी कि नहीं। हर कोई जो है वो जब जाता है वो यही कहता है कि हमारे पास मैंडेट है, हमारे पास है, लेकिन इवेंचुअली क्या होता है कि पता चलता है एक और नई डिसीजन आ गई है। तो ये जो एक कह ले कि कोहेरेंट पॉलिसी नहीं है, उसकी वजह से ये चीज़ें जो है ये बातें भी सामने आती हैं। जो शेर अफजल मरवत साहब ने बात की फॉरवर्ड ब्लॉक की तो हम बातें सुनते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक का PTI को फ़ायदा क्या होगा, लेकिन बात ये है कि कुछ उनके पार्लियामेंटेरियंस इवन यहाँ तक कहते हैं कि बहुत से जो लोग जिन्होंने पार्टी छोड़ दी थी इलेक्शनों से पहले, उनको तो आज जो है वो हुकूमत के अंदर भी हैं या उनको कोई ओहदे भी मिले और हमें जो है वो एक सीट तो ज़रूर मिली लेकिन हमारी कोई बात नहीं सुनी जाती, इस पार्टी के अंदर भी हमारी उस तरीके से इज्जत है। तो इस तरह की बातें आती हैं। अब फॉरवर्ड ब्लॉक बने ना बने ये तो सारी बात है वक्त ही बताएगा, लेकिन वैसे मैं आपको बताऊँ कि PTI के अंदर ग्रुपिंग्स बहुत ज़्यादा हैं और उसकी वजह यही है कि वो एक लेग पुलिंग भी बहुत होती है और किसकी एक्सेस ज़्यादा है और कौन इवेंचुअली प्रिवेल करता है, ये वाला इशू हो जाता है। अच्छा, बड़ी दिलचस्प बात है भट्टी साहब, ये ख़ासकर जो महमल ने कहा सलामती कमेटी में जाने वाला फ़ैसला, उसके ऊपर तो कहा जाता है कि वोटिंग करवाई गई, हालांकि ख़बरें ये भी थी कि क़यादत में से कुछ लोग थे जो चाहते थे कि हम शिरकत करें, बट वोटिंग में जो बाकी पार्टी थी उसका फ़ैसला प्रिवेल किया और इवेंचुअली कहा गया कि नहीं जाना। तो फिर क्या इस तरह के फ़ैसलों में
क़यादत को मौरद इल्ज़ाम ठहराना या उनको ब्लेम करना दुरुस्त है आपके ख्याल में? और ये जो मरवत साहब बात कर रहे हैं इसकी क्या रेलेवेंस है इस वक्त? मैडम शेख, आज आपने एक लफ्ज़ बोला है, बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ बोला है। क्या सर? आप वैसे तो सब कुछ ही खूबसूरत बोलती हैं, लेकिन चलो इसको मैं ज़्यादा तवज्जो दे दी, आज ज़्यादा सामने आ गया। जमा खातर, ये जमा खातर रखिए आपने इसको, जो आप वो मिलाती हैं ना, वो ब्रिज बनाती हैं, जमा खातर ये भी रखिए। तो आज मैं भी जमा खातर से शुरू कर रहा हूँ। जमा खातर रखिए मैडम शेख कि मशीर शहबाज शरीफ, परवेज़ खटक और मौजूदा चीफ सेक्रेटरी KP शहाब अली शाह के खिलाफ BRT इंक्वायरी बंद कर दी गई। इधर हमें ताने मिलते थे, और जब मैं हाउस ऑफ शरीफ की करप्शन पर बात करता था और मैं बात करता था हाउस ऑफ जरदारी की करप्शन पर, तो ताने मिलते थे BRT भूल गए हो, मालम जब्बा भूल गए हो, और वो जो KP में तबाही मची हुई है वो भूल गए हो, उधर क्यों नहीं बोलते हो, हेलीकॉप्टर केस भूल गए हो। और फिर मैं कहता था मैं तो उन पर भी बात करता हूँ। तो जमा खातर रखिए कुर्बे क़यामत की निशानी कि वही परवेज़ खटक, मशीर शहबाज शरीफ, ओन चौधरी वज़ीर शहबाज शरीफ, अलीम खान वज़ीर शहबाज शरीफ, जहांगीर तरीन मशीर शहबाज शरीफ। अब मैं क्या करूं? और आज ये जो राना सनाउल्लाह साहब कभी कहा करते थे, अगर नया आज़ाद है, 2016 था कि 2018 था, अगर नया आज़ाद है तो इमरान खान और ये तीली पहलवान जो है परवेज़ खटक, इसे पकड़ा जाए तो हम समझेंगे BRT मुकदमे में अगर ये पकड़े गए ओपन करप्शन में तो हम समझेंगे कि नया आज़ाद है। अब मैडम शेख कुर्बे क़यामत की निशानी रख देखिए कि मशीर शहबाज शरीफ, परवेज़ खटक और मौजूदा चीफ सेक्रेटरी KP शहाब अली शाह, जो उस वक़्त जब परवेज़ खटक CM थे तो ये एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे, दोनों की इंक्वायरी बंद कर दी गई। और नायब साहब, नायब साहब ज़रा कैमरा करीब करना, ज़रा मेरे कैमरा करीब करना। नायब साहब शुक्रिया कि सबूत ही को नहीं मिला, कुछ खौफ खुदा करो यार, इस मुल्क पे रहम करो। अच्छा मैडम शेख, अब आ जाइए जमा खातर, इस पे रखिए जमा खातर। वैसे बताता चलूँ, उस्मान बुज़दार, परवेज़ खटक, महमूद खान, तीनों थे इमरान खान के वज़ीर आला, तीनों छोड़ गए, जमा खातर रखिए। बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं, पहली बात तो यहाँ से शुरू कर लेते हैं कि कौमी असम्बली और सूबाई, दोनों सूबाई हुकूमतें तोड़ने और कौमी असम्बली से निकलने का जो ब्लंडर था, उससे तरीके इंसाफ कभी संभली नहीं। ठीक है। और फ़ौज से लड़ाई सोने पे सुहागा, और मुसलसल इhtजाज सोने पे सुहागा, और फिर पार्टी के अंदर एक दूसरे को फतह करना सोने पे सुहागा, और फिर स्क्रिप्टेड लोग, रॉन्ग नंबर और ब्रूटस, ये चीज़ें ज़हन में रखिए। अब शेर अफजल मरवत साहब 3 बातें कर रहे हैं, मुख्तसर करके बयान कर रहा हूँ। नंबर 1, गंडापुर की छुट्टी होने वाली है। नंबर 2, फॉरवर्ड ब्लॉक बनने वाला है। नंबर 3, अरबों रुपए मार्केट में है। मैंने शेर अफजल मरवत साहब से पूछा कि ये जो अरबों रुपए मार्केट में है और ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, अब मुझे बताइए कि आपसे रब्ता हुआ है? उन्होंने बड़े कैजुअल लहजे में कहा हाँ हुआ है। अच्छा, तो अब ये तो वो जाने और उनका काम जाने, लेकिन 2 बातें हैं। एक, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात करो तो एक धड़ा कहता है यार शेर अफजल मरवत की बातों पे यकीन कर रहे हो, कुछ खौफे खुदा करो। दूसरा, वो कहते हैं कि यार शेर अफजल मरवत साहब या हमारे भाई फैसल बॉडा साहब वो यही बातें करेंगे और क्या करेंगे। और तीसरा धड़ा है जो मेरे ज़्यादा करीब है, जो मुझे ऐसा लगता है वो है कि इसमें कोई शक नहीं कि पार्टी का मोराल डाउन रखना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि बड़ी कोशिशें हो रही हैं कि ईद के बाद एक तरफ जब इhtजाजी तहरीक हो, दूसरी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हो, और बड़े बड़े नाम तहरीक इंसाफ के कोई लेफ्ट राइट हो रहे हैं। अच्छा, बड़े बड़े आपके अंदाजे और तज्जिए के मुताबिक कोई इशारा तो दें। जमा खातर रखिए मैडम शेख, ईद आने दीजिए। अच्छा भट्टी साहब, आप भी कुछ खातिर में लाएं, कोई नाम शाम बताएं, कोई खबर दें हमें अच्छी बड़ी। आसिफ बशीर के पास जाएं मैडम शेख, जमा खातर रख के। अच्छा जी, भट्टी साहब ने और नहीं बोला तो फिर हम आसिफ के पास ही चले जाते हैं। अच्छा भाई बताइएगा, आप क्या समझते हैं ये जो सारा माहौल इस वक्त बन रहा है, ये क्या वाकई में इसको एहतजाज से लिंक किया जाना दुरुस्त है? इसलिए सारी की सारी कोशिशें हो रही हैं, जिस तरह से शेर अफजल मरवत के ऊपर पॉइंट आउट किया जा रहा है, क्या वाकई में दुरुस्त किया जा रहा है? और मौजूदा क़यादत
क्या रख पाएगी सबको इकट्ठा, बचा सकती है वो पार्टी को, क्या नहीं? देखें, बहुत शुक्रिया। एक तो ये कि मेरी इतलात के मुताबिक इस वक्त जो पार्लिमानी पार्टी है नेशनल असम्बली के अंदर पीटीआई की, उसके 50 के करीब लोग जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में हैं। और पीटीआई के अंदर जब 26वीं आईनी तरमीम थी उस वक्त भी जो वोट डलवाए गए हैं उससे बहुत ज्यादा तादाद में लोग जो थे वो वोट डालने के लिए तैयार थे। और मुझे अगर ईद के बाद जब पीटीआई एक अटेम्प्ट कर रही है एक अपोजिशन को साथ मिला के प्रोटेस्ट करने की, जिसको वाकई संजीदगी से लिया जा रहा है, तो उस सूरत में फॉरवर्ड ब्लॉक अगर बनवा दिया जाता है पीटीआई में, तो मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा कि सूबाई असम्बली में भी और यहाँ पे केपी की सूबाई असम्बली में भी और मरकज में भी अगर कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाता है तो उसमें मुझे तो कोई ताज्जुब नहीं होगा। लेकिन अहम सवाल ये है कि क्या इस फॉरवर्ड ब्लॉक का कोई अपोजिशन की तहरीक के ऊपर भी असर पड़ेगा? अगर तो सियासतदान जो फॉरवर्ड ब्लॉक के अंदर जाने की जिन लोगों की तवक्को है, अगर तो पहले वो एहतजाजों में कोई बड़ी तादाद में लोग लेके आते थे तो फिर वो आइंदा नहीं लाएंगे, तो फिर तो हमें समझ आती है कि कोई फर्क पड़ेगा। मामला ये है कि आज तक प्रोटेस्ट में गो के अगर बाय एंड लार्ज बात करें तो जितने लोगों ने वोट किया था फरवरी 2008 में, उतनी बड़ी तादाद में अवाम को सड़कों पे तो पीटीआई नहीं ला सकी, लेकिन जितने भी लोग निकले थे वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की कॉल पे निकले थे। पीटीआई का जो मामला है उसमें मामला यही है कि वहां पे एक बंदे की जो फॉलोइंग है वो है और वो उस बंदे का नाम है इमरान खान। तो मामला ये है कि इमरान खान के चाहने वाले अगर निकलेंगे तो वो किसी शेर अफजल मरवत को या किसी परवेज खटक को या किसी जो है वो दूसरे लीडर को नहीं देखते, वो इमरान खान की बात मानते हैं। लेकिन अब 2-3 बड़े अहम सवाल हैं अपोजिशन की एहतजाजी तहरीक के हवाले से। सबसे पहले तो ये कि हमने ये देखा कि 9 मई के बाद जो पीटीआई का पंजाब का वर्कर था वो किसी दूसरी प्रोटेस्ट की कॉल में उसके बाद नहीं निकला। जो 9 मई के बाद एक क्रैकडाउन हुआ उसमें पंजाब के वर्कर ने उस पर एडवर्स इफेक्ट हुआ और वो उसके बाद हमें किसी प्रोटेस्ट में किसी रोले में हमें नजर नहीं आया। अलबत्ता केपी का वर्कर आता था और किसी हद तक इस्लामाबाद भी उसमें से काफी सारे आ जाया करते थे। लेकिन जो कुछ 24 नवंबर 2024 को हुआ है उसके बाद क्या वर्कर किसी एहतजाज की काल में केपी से भी निकलेगा, ये भी एक सवाल है। हो सकता है उससे ज्यादा निकला है, हो सकता है कि उसका वो भी उससे मुतासिर हुआ उस लास्ट प्रोटेस्ट से और वो शायद ना निकले, ये भी एक सवाल है और इसका जवाब उस दिन मिलेगा जब ये कोई कॉल दी जाएगी। अब जहां तक बात है अपोजिशन के इत्तेहाद की और जिसको सीरियस लिया जा रहा है और वाकई एक स्ट्रेटजी में तब्दीली लाई पीटीआई ने पहली दफा कि बाकी अपोजिशन को, इवन अपने सियासी मुखालफीन को, मौलाना के साथ उन सबको लेके चलने की बात अब वो कर रहे हैं और एक बड़े फ्रेम के अंदर चीजों को लेके आ रहे हैं। तो यकीनन इसका बड़ा एक इम्पैक्ट होना था। लेकिन अब यहाँ पे कुछ अहम सवाल ये हैं कि मौलाना इसमें सबसे ज्यादा मैटर करते हैं क्योंकि उनकी एक बड़ी फॉलोइंग भी है और रिलीजियस फॉलोइंग भी उनकी एक बड़ी है जिसने अपने लीडर की कॉल पे निकलना ही निकलना होता है और वो रेजिस्ट भी करती है वो फॉलोइंग। अब सवाल ये है कि क्या मौलाना फजलुर रहमान जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ टकराने की पॉलिसी को प्रेफर करेंगे, वो भी पीटीआई के साथ मिलके? तो ये सारे वो सवाल हैं जिनका जवाब जो है शायद वो जब तहरीक की कॉल दी जाएगी तो हमें तभी मिलेगा। लेकिन पीटीआई के बहुत सारे लोग राब्ते में हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ। अच्छा जी जुमला पीटीआई के बहुत सारे लोग एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में हैं और तवक्को यही है कि अगर अपोजिशन का कोई बड़ा इत्तेहाद बनेगा तो पीटीआई में से फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो निकाला जाएगा। अच्छा, ये आपका अहम सवाल है कि क्या ये जो लीडरान हैं, जो भट्टी साहब ने भी कहा कि बड़े बड़े नाम टूटने की तवक्को है, क्या इनका कोई तहरीक के ऊपर असर पड़ सकता है? ये भी जानते हैं साहब, आपकी क्या राय है? देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक का तजुर्बात अगर आप देखें तजुर्बे तो वो पायदार नहीं रहते कभी भी। मादी में भी फॉरवर्ड ब्लॉक्स बहुत बनते रहे हैं। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के वक्त ख़ास तौर पे, चाहे वो 89 हो या उसके बाद अभी जो फॉरवर्ड वो हुआ, जिस तरीके से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कामयाब हुई, वक्ती तौर पे तो आपको शायद फ़ायदा हो सकता है। वक्ती तौर पे तहरीक इंसाफ कमज़ोर हो सकती है पार्लियामेंट के अंदर उसमें,
लेकिन क्या ये पायदार होगा? क्या इससे कोई आप बड़ी तब्दीली ले आएंगे? क्या इससे आप खैबर पख्तूनख्वा में कोई बड़ी तब्दीली ले आएंगे? और वो जो इंडिविजुअल्स हैं आप देख लें, उन इंडिविजुअल्स का हाल देख लें जो छोड़ के गए उसमें। और यही चीज़ आप PMLN में देख लें। PMLN को जब तोड़ा गया था और PMLQ बनाई गई थी, तो फिर PMLQ का क्या हशर हुआ उसमें? PMLQ कहाँ जाके खड़ी हुई उसके बाद? तो मेरा ख्याल है वक्ती तौर पे तो चीज़ें हो सकती हैं। अपेरेंटली तो मुझे फौरी तौर पे तो नहीं लगता कि फॉरवर्ड ब्लॉक ईद के फ़ौरन बाद कोई बन जाएगा। शेर अफजल मरवत साहब की अपनी एक इंडिविजुअल फॉलोइंग अपनी जगह है, लेकिन वैसे तो हमने परवेज़ खटक साहब को भी देखा था। परवेज़ खटक से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है शेर अफजल मरवत। परवेज़ खटक जो 2 मरतबा चीफ मिनिस्टर रहे, उसके बाद आज परवेज़ खटक कहाँ खड़े हुए हैं? तो मेरे ख़्याल में मुझे थोड़ा सा ओवर एम्बिशियस लग रहे हैं शेर अफजल मरवत के फॉरवर्ड ब्लॉक के हवाले से जो बात कह रहे हैं। लेकिन जिस तरह चीज़ें होती हैं, बस जिस तरह माजी में लोग टूटे हैं उसमें, उस तरह हो सकता है कि कुछ लोग और टूट जाएं। लेकिन क्या पार्लियामेंट के अंदर कोई एक अलग ब्लॉक बन जाएगा, इसके इम्कान मुझे कम लग रहा है। ठीक है, इरशाद भट्टी साहब आप कहिएगा, क्या समझते हैं कोई असर पड़ेगा तहरीक के ऊपर इसका, अगर कुछ लीडरान छोड़कर जाते हैं तो? क्योंकि आपके बकौल बड़े बड़े नाम भी हैं उसके अंदर जिनको अप्रोच किया जा रहा है। मैडम शेख, एक तो बिल्कुल तहरीक पे तो बिल्कुल असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सारे वो लोग हैं जिनमें आप अंदाज़ा करें 80% क़यादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कभी जलसों में जुलूसों में नज़र नहीं आई। एक्स पे मतलब ट्विटर्स पे नज़र आती थी, और इसके अलावा बयानों में नज़र आती थी। और इवन शेख वकास अकरम एक ट्वीट किया, ये लास्ट 24 नवंबर घर चले गए, राजा या सलमान अकरम राजा लाहौर की गलियों में फिरते रहे। तो ये वो हैं कागजी शेर जो इमरान खान साहब के वोट बैंक पे बैठे हुए हैं, और हमें बाज़ाहिर बढ़ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा वोट बैंक इमरान खान का। बल्कि इससे होगा ये कि वो क्या उसको इमरान खान मज़ीद मजलूमियत कार्ड, विक्टिम कार्ड इमरान खान के साथ खड़ा होगा। नए सिरे से जान भर जाएगी कि देखो पार्टियां भी तोड़ रहे हैं, अब ये कर रहे हैं। अच्छा, मैं चाहती हूं ये जो लोग शामिल गुफ्तगू करें, फिर आपसे एक आध सवाल और भी है। सिर्फ दो जुमले। और ये जो लोग टूट के गए हैं जाएंगे, ये हलकों में इनका इस्तकबाल होगा। और लेकिन मजहर साहब की बात ये ठीक है कि फॉरवर्ड ब्लॉक का कोई लॉन्ग टर्म नहीं होता, लेकिन मजहर साहब ये भी बात याद रखिए कि जब जब फॉरवर्ड ब्लॉक बना है, शॉर्ट टर्म फ़ायदा हासिल कर लिया गया, जैसे पेट्रियाट बना, क्यू बना, मानिका ग्रुप बना। मैं ये जानना चाह रही हूँ, फायदा है वो शायद ही हासिल कर पाए। शॉर्ट टर्म ही सही, इसका फ़ायदा क्या हो सकता है? अगर ये आप लोगों की राय है कि तहरीक के ऊपर भी कोई असर नहीं पड़ेगा, तो फिर क्या फ़ायदा? महमद देखिए लीना, पहली चीज़ तो ये है कि एक तो मैं ये कहती चलूँ कि ये भी बात हो रही है कि क्या PTI वाकई ईद के बाद कोई एहतजाज करेगी या बैक ट्रैक कर रही है उस चीज़ से। अच्छा। दूसरी चीज़ ये अभी आसिफ ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो बात की कि क्या मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो एक इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई इस तरह का टाकरा करते हैं, कन्फ्रंटेशन करते हैं, वो भी PTI के लिए। असल चीज़ इसमें ये नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है कन्फ्रंटेशन, बात यह कि जो एक अपोजिशन अलायंस के अंदर भी जो बातें हुई हैं वो यही हुई हैं कि क्या PTI रिलायबल है कि नहीं। PTI अगर आज एक बात करें, क्या ये विल दे स्टिक टू दिस और नॉट, ये इशू है कि आज उन्होंने हमें एक बात की, सुबह वो बात चेंज होगी और फिर हम तक कन्वे भी नहीं हुई। यानी कि अगर अपोजिशन अलायंस है तो जाहिर बात है उनके अंदर आपस में इतनी कोहिजन तो होनी चाहिए और इतनी उनकी कोऑर्डिनेशन भी होनी चाहिए कि वो एक दूसरे से बात डिस्कस करके उनको कन्वे भी करें। तो एक तो ये ज़्यादा बड़ा मसला है, इसीलिए इवन यहाँ पर ये PTI के अंदर ये बातें हो रही कि क्या कोई ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बनेगा जिसमें PTI को ट्रस्ट किया जाएगा। ये चीज़ जो है ये मेरे ख्याल में काफ़ी अहम है। और जहाँ तक आप फॉरवर्ड ब्लॉक की बात कर रही हैं लीना, यहाँ पर असल में तो फॉरवर्ड ब्लॉक बनते ही शॉर्ट टर्म गेंस के लिए है ना, वो एक अंडरमाइन करने के लिए या एक पार्टी को वक्ती तौर पर उसको तंग करने के लिए, तोड़ने के लिए, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो वैसे जिस तरह मैंने आपको कहा कि PTI के अपने लोग जो हैं वो भी ये बात महसूस करते हैं कि हमारी अपनी पॉलिसी के अंदर कोई कंसिस्टेंसी नहीं है और हमारे पास कोई प्रॉपर सियासी स्ट्रैटेजी नहीं है और आए दिन कोई ना कोई नई चीज़ हो जाती है। तो ये चीज़ें तो उनके अपने बहुत तहफ़्फ़ुज़ आते हैं। तो मैं तो आपको वैसे कहती कि फॉरवर्ड ब्लॉक बने या ना बने, PTI की अभी तक ना कई दफ़ा एक टेस्टर फीलर होता है कि इस तरह के बयान हो जाते हैं। अच्छा, एक और बयान ज़रा क्विकली इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं जो शेर अफजल मरवत साहब ने कहा गंडापुर साहब से मुतल्लिक कि गंडापुर साहब शायद वज़ीर आला KP ना रहें,
भट्टी साहब, ये क्या बात हो रही है? जी मैडम शेख, इसकी दो वजह हैं। मुझे चूंकि शेर अफजल मरवत ने कहा था कि आपने बताना नहीं है, अच्छा। तो वो बात तो मैं नहीं बताता, लेकिन करीब करीब ये है कि एक तो GHQ हमला केस चल रहा है, अच्छा। और उसमें अगर सज़ा हो जाती है। दूसरा जो KP के अंदर है, दो मेन ग्रुप हैं, दो काबिल कदर ख़वातीन के ग्रुप, वो अब उन दोनों ग्रुपों में सुना जा रहा है कि गंडापुर साहब जो हैं वो कोई पसंदीदा नहीं रहे। गंडापुर साहब इस वक्त सिर्फ इमरान खान साहब के यस पे खड़े हैं। तो KP में बहुत पहले से लगता है खान साहब का यस आ जाएगा कि लेट गो गंडापुर साहब? मैडम शेख, अभी कबल अज़ वक्त है। गंडापुर साहब 4-5 दिन से 6 दिन से बल्कि KP हाउस इस्लामाबाद में थे इमरान खान से मुलाकात के लिए, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो पाई, जहाँ तक कोई आज का मुझे नहीं पता। तो अभी तक तो 50-50 है। लेकिन ये ज़रूर है, इस बात से मैं एग्री करता हूँ शेर अफजल मरवत की, कि अगर गंडापुर को इस वक्त इन हालात में हटाया गया तो KP में हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुश्किल में हो ज़्यादा और डिज़ास्टर हो जाए PTI के लिए। अच्छा, ये भी है ना कि अगर गंडापुर नहीं तो एविडेंटली आसिफ कोई नाम भी तो सामने नहीं आ रहा, या आपके जहन में कुछ है मुतबादिल? आप कितना समझते हैं इसको माकूल इस वक्त खबर या अंदाज़ा? ये मैं बिल्कुल इस खबर को सेकंड करता हूँ। हमारी भी यही मालूमात हैं कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो इस वक्त हॉट वाटर्स में हैं और अभी से नहीं है। वो जो 24 नवंबर का प्रोटेस्ट था उससे पहले कहा जाता है कि वो बहुत सारी एश्योरेंसेस जो हैं इमरान खान साहब के हवाले से ले चुके थे। लेकिन जब प्रोटेस्ट आया डी चौक में, जबकि एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान इधर थे हमारे पास, फॉरेन एक प्रेसिडेंट थे यहाँ पे रेड जोन में मौजूद थे, और फिर उसके बाद की जो सूरत हाल बनी, तो उसके बाद से इमरान खान साहब जो हैं वो भी अली अमीन गंडापुर से नाराज हैं, और अभी वो तकरीबन 10 दिन यहाँ पे रह के गए हैं KP हाउस में। और इस दौरान दिलचस्प सूरत हाल ये थी कि सूबे के जो इंतजामी अफसरान थे या जो वज़रा थे, वो अहम फाइलें लेके वो आते थे KP हाउस और यहाँ पे साइन करवाते थे। लेकिन ना तो गंडापुर साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात हो सकी, और ना ही गंडापुर साहब को वो फोन आए जिनका उन्हें इंतजार था, जिसके बाद उनकी कुछ अहम हलकों में मुलाकातें होनी थी। तो गंडापुर साहब इस वक्त दोनों साइडों से जो वो ब्रिज कर रहे थे अपनी पार्टी को, एस्टेब्लिशमेंट को, इस वक्त वो दोनों साइडों से उनके ऊपर अदब है और उनके दिन जो हैं वो गिने जा चुके हैं। लेकिन मज़े साहब, क्या ये पानी आपको लगता है ठीक है? क्या आपको लगता है ये पानी सर से ऊपर जा सकता है गंडापुर साहब के? ये और असर क्या पड़ेगा इसका अगर ऐसा होता है? तो पहली चीज़ तो ये कि अगर तहरीक इंसाफ कोई तहरीक चलाने जा रही है ईद के फ़ौरन बाद, तो ऐसे मौके पे तो कभी भी तब्दीली नहीं होगी। ज़ाहिर है ऐसे मौके पे आप एकदम इतनी बड़ी ख़बर आ जाए कि चीफ मिनिस्टर KP जो जिसका ताल्लुक PTI से है वो तब्दील हो जाए, तो उतना तो नहीं लग रहा। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि अली अमीन गंडापुर ऑलमोस्ट अपने आप को आइसोलेशन में फ़ील कर रहे हैं। पार्टी के अंदर भी एक आइसोलेशन का शिकार हैं, और शायद इमरान खान उस पर उस तरह एतमाद नहीं कर रहे 26 नवंबर के बाद जो उससे पहले कर रहे थे। तो फौरी तौर पे तो मुझे वो तब्दील होते नज़र नहीं आ रहे, लेकिन शायद आगे जाके जो है वो तब्दील हो सकते हैं। महमल भी कुछ ऐड करना चाह रही हैं। महमल प्लीज़ शॉर्ट। अलीना, मैं सिर्फ ये कह रही थी कि जब इनको सूबाई सदारत से हटाया गया तो ये असल में तो रूमर्स तब स्टार्ट हुई कि शायद PTI खुद चाहती है, उनकी लीडरशिप चाहती है कि इनको एज CM हटा दिया जाए। लेकिन फिर बात जो उनको तक पहुंची, जो अभी भट्टी साहब भी बात करें, वो ये कि अगर इनको हटाया गया तो क्या हमारे पास उसके बाद जो नए CM के लिए नंबर्स होंगे कि नहीं? अगर उस वक्त फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाता है फिर क्या मामला होगा? तो ये भी एक जो कंसिडरेशन है, ये PTI को ये कंसिडरेशन कन्वे की गई थी। ठीक है जी, विद दैट एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपके सवालात। वेलकम बैक। आपके भेजे गए YouTube के ऊपर जो सवालात हैं उनको हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं इस पार्ट में। महमल, आपसे सबसे पहला सवाल कामरान अहमद आपसे पूछ रहे हैं कि ईद पर पंजाब में ख़वातीन को हरासानी से बचाने के लिए लेडी पुलिस का एक खुसूसी स्क्वाड बनाया गया है। आपके ख्याल में एक ऐसा आइडिया है और ऐसे इकदाम क्या वाकई काम करते हैं, सिर्फ ये दिखावा है?
अरीना, मेरे तो ख्याल में ये एक बहुत अच्छा इकदाम है और ये बड़ा पॉजिटिव इकदाम है और इवेंचुअली जो है इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी होंगे और आप ये देखेंगे। देखिए जो आपको पता है कि पब्लिक प्लेसेस पे भी जो हरासमेंट होती है बहुत ज़्यादा होती है ख़वातीन की, और यहाँ पर तो खैर वर्क प्लेस हरासमेंट, और हमने तो इस तरह की बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आए दिन हम एक्सपीरियंस भी करते हैं, हम इसके बारे में सुनते भी हैं। तो एक चीज़ जो अच्छी होगी, और ये कोई खाली सिम्बॉलिक चीज़ नहीं है, मेरे ख्याल में तो प्रैक्टिकली भी इसका फ़ायदा होगा, क्योंकि आप देखें कि जब ख़वातीन पब्लिक प्लेसेस में हरासमेंट फेस करती हैं तो अक्सर वो पुलिस के पास जाने से या रिपोर्ट करने से घबराती हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि जो मेल पुलिस ऑफिसर्स हैं कहीं उनकी तरफ से भी उनको हरासमेंट ना फेस करनी पड़े। यहाँ पर बड़ा एक अनफॉर्चुनेट सी ये बात है, लेकिन ये सच है कि इस तरीके के भी मसाइल होते हैं। बिल्कुल होता है कि अगर कोई रिपोर्ट करने गया है कोई चीज़ तो उसके बाद उसी के साथ जो है वो पुलिस ऑफिशल्स, और फिर आपको पता है कि हमारे यहाँ के जो पुलिस ऑफिशल्स वो कई इस तरह की जो चीज़ें अपनी पावर का भी नाजायज़ फ़ायदा भी उस चीज़ का उठाते हैं, तो इसलिए वो एक खौफ भी होता है। तो जब वो अपने इर्द गिर्द ख़वातीन स्क्वाड देखेंगी तो वो कंफर्टेबल भी फील करेंगी कि वो उनको जाकर बता भी सकती हैं। फिर दूसरा ये कि बीइंग वुमेन में, हमने तो ये बात आपको याद है लीना कि हमने वुमेंस डे वाले रिपोर्ट कार्ड में ये बात डिस्कस भी की थी कि जब ख़वातीन लीडरशिप पोजीशन में होती है, जब ख़वातीन डिसीजन मेकिंग पोजीशंस में होती हैं, तो वो जो चीज़ जिस एंगल से देखती है या वो जिस तरीके से ख़वातीन के साथ उनकी सॉलिडारिटी होती है और वो जो फिर करती हैं एक्शन लेंगी उसके ऊपर, तो वो उसका एक इम्पैक्ट ही फ़र्क होता है। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत ही अच्छा इकदाम है। ऑल्सो ये ईद या फिर इस तरह के जो मौके होते हैं इसके ऊपर बड़ी अजीब किस्म की और जिस तरह की छेड़ाछाड़ी हो रही होती है और हरासमेंट हो रही होती है लड़कियों के साथ, आई थिंक ये एक लड़की की जो है ना वो फीलिंग्स को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकती है। सो दैट वुड बी रियली हेल्पफुल एज वेल। थैंक यू सो मच महमल। हम भट्टी साहब से सवाल करते हैं। भट्टी साहब, आपसे अंजुम हिलाली पूछ रहे हैं कि तालीम मुकम्मल करने के बाद भी नौकरी नहीं मिलती, नौजवानों के मुस्तकबिल का क्या बनेगा? भाईजान, मेरे हिलाली भाई, हम तो मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में परेशान हैं, लेकिन बहरहाल नौजवान भी मुल्क ही है और मुल्क का दूसरा नाम नौजवान है। तो इशू ये मेरे भाई, एक तो बहुत सारी लंबी डिबेट की जा सकती है पिछले 77 सालों में अपने ब्लंडर्स की और अपने निज़ाम तालीम की और अपनी डायरेक्शन की, ठीक है, लेकिन इसको शार्ट ये इसी में लाएं तो ज़्यादा अच्छा है कि प्लीज़ साथ साथ कोई हुनर सीखिए, किसी न किसी फील्ड में प्रोफेशनल ट्रेनिंग कीजिए, खाली डिग्रियां ना लीजिए। और दूसरी बात है कि कोई बिज़नेस, कोई अपने पाँव पर खड़ा होना। सरकारी नौकरी ये जो होती है ना, क्लरिकल नौकरी, इस चक्कर से निकलिए। यानी किस्सा मुख्तसर कि मैं देखता हूँ कि अगर एक क्लर्क की नौकरी आती है किसी सरकारी महकमे में 5 लाख दरखास्तें होती हैं, लेकिन कोई अच्छा प्लम्बर, कोई अच्छा इलेक्ट्रिशियन, कोई अच्छा साइंटिस्ट, कोई अच्छा कोई भी किसी फील्ड में वो नहीं मिलता। तो मेरे भाई थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज कीजिए, अल्लाह फजल करेगा। मुश्किल वक्त है लेकिन अल्लाह फजल करेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया इरशाद भट्टी साहब। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर बाकी सवालात। वेलकम बैक। आपके भेजे गए सवालात प्रोग्राम का हिस्सा बना रहे हैं आसिफ बशीर चौधरी साहब। आपसे मलिहा बेग ने सवाल किया है कि इस्लामाबाद पुलिस में अफसरान की तरक्कियों को क्यों ज़ेर इल्तवा ये रहती हैं। 22 एसपीज़ की तरक्की का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ज़ेर समाअत है। आईजी इस्लामाबाद पुलिस तरक्की देने से क्यों गुरेजा हैं? अच्छा, पुलिस में ना 2 कैडर्स के लोग होते हैं। एक तो जो पीएसपीज होते हैं जो सीएसएस करके आते हैं, और दूसरे वो लोग होते हैं जो प्रमोशन लेके आते हैं, वो उनको कहा जाता है एक्स कैडर। अच्छा, शुरू से ही पुलिस में पता नहीं क्यों एक्स कैडर के लोगों को प्रमोट करने से ना पीएसपीज को थोड़ी दिक्कत होती है, परेशानी होती है। और बारहा ये मामलात अदालतों में जाने के बाद अदालतों ने तय किया है कि जो कोटा होगा वो 40-60 का होगा, एक्स कैडर 40 होगा और पीएसपी 60 होंगे। लेकिन अब अलमिया ये है कि इस्लामाबाद पुलिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिर्फ एसपी की पोस्टों की हम बात करें तो 38 पोस्टें हैं, और सिर्फ जो है निस्फ दर्जन अफसर उन पोस्टों पे काम कर रहे हैं, और एक एसपी के पास 6 चार्ज हैं। ठीक है, सिर्फ क्या है कि आप नीचे से लोगों को तरक्की नहीं दे रहे। इस वक्त जो 22 लोग हाई कोर्ट गए हैं, आज 23 मार्च को उनकी डीपीसी होनी थी अदालत के हुक्म पे, लेकिन आईजी अली नासिर रिजवी साहब जो हैं उन्होंने एक बार फिर कहा कि हमारी अभी इस पे डीपीसी के लिए वर्किंग पूरी नहीं है, तो उन्होंने जो है वो डीपीसी कैंसिल कर दी। उसका नतीजा क्या हुआ कि
काफी सारे अफसर पहले भी रिटायर हो चुके हैं। शम्स अजहर साहब हो चुके, हाकिम खान अगले महीने हो जाएंगे, मई में इम्तियाज शाह हो जाएंगे, हसन रजा, सजाद बुखारी अभी अगले 3 माह में हो जाएंगे। अब ये लोग 40-40 साल सर्व कर चुके हैं और ये डिजर्व करते हैं कि रिटायरमेंट से पहले इनका जो ड्यू इनका ग्रेड है वो इनको दिया जाए। लेकिन ये जो पुलिस की हायरार्की है, पता नहीं इनके सीने में दिल नहीं है या ये क्यों इतने उनके खिलाफ हैं या उनके बच्चों के खिलाफ है। अब तो वो रिटायर होने वाले हैं बेचारे। तो ये अब फिर एक मरतबा अदालती हुक्म की भी खिलाफ वर्जी की गई है और इसमें सेक्रेटरी दाखिला की भी जिम्मेदारी है, जिन्होंने जिनकी मिनिस्ट्री ने कमिट किया था हाई कोर्ट में, लेकिन अब वो डीपीसी नहीं हो रही और अल्टीमेटली इंडिविजुअल इसमें विक्टिम होंगे और इससे पुलिस की सारी वर्किंग जो है मुतासिर होती है। जाहिर है एक बंदा एसपी बनेगा तो उसकी जगह कुछ डीएसपीज भी आएंगे, कुछ इंस्पेक्टर भी प्रमोट होंगे। वजह क्या आपको, अगर मुख्तसरन आप कर सके, वजह क्या आपको लग रही है इसकी, कुछ स्पेसिफिक? वजह एक हमारे यहाँ अजीब एक ज़हनी वो है कि रैंकर जो अफसर होता है, जो शोल्डर प्रमोशन लेके आता है, उसको अपनी तरह का पीएसपीज जो है ना अपनी तरह काबिल नहीं मानते और ये एक ज़हनी, हालांकि हमने देखा है कि वो ज्यादा एक्सपीरियंस, ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ वो लोग होते हैं, लेकिन ये जो ज़हनी एक मामला है इसकी वजह से फैमिलीज और दर्जनों अफसर जो हैं वो सफर करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद चौधरी साहब। अब हम मज़हर अब्बास साहब से सवाल करेंगे जो कि हमजा लतीफ़ ने भेजा है। मज़हर साहब, आपसे सवाल किया जा रहा है कि कराची में ट्रैफिक डंपर्स के नीचे आकर आए रोज़ मोटरसाइकिल सवार जान से जा रहे हैं, असल मसला है क्या और मुतल्लिका इदारे और हुकूमत इसको रोकने में नाकाम क्यों है? देखिए हमजा, असल मसला ये है कि जब 1985 में बुशरा ज़ैदी वाला वाक़या हुआ था और उसके बाद जो सूरत हाल बनी थी तो बहुत सी तजावीज़ दी गई थी, रिपोर्ट्स बनी थी बाकायदा, उनमें से किसी एक भी तजवीज़ पर अमल नहीं हुआ। ये जो डंपर्स हैं या ट्रॉलर्स हैं, ये हैवी ट्रॉलर्स क्यों हैं? इसलिए कि आपने ट्रेन से जो कार्गो का सिस्टम है वही ख़त्म कर दिया। उसकी वजह से ये चाहे एनएलसी के ट्रॉलर्स हों या दूसरे डंपर्स हों, इनकी एक लाइन लग गई, हज़ारों की तादाद में आ गए। जब हज़ारों की तादाद में आएंगे और एक दूसरे से सबकत ले जाने में रेस करेंगे तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? तो कार्गो को दोबारा शुरू किया जाए, ये सारे ट्रॉलर्स के जो पूरा जो सामान है ये कार्गो के थ्रू हो, ट्रेन के रास्ते वो आज भी वो पटरियाँ अपनी जगह मौजूद हैं। पहली चीज़ तो ये कि आप ट्रॉलर से निजात हासिल कर लेंगे अगर आपने कार्गो के थ्रू किया। दूसरा, वाटर टैंकर्स हैं। सवाल ये है कि वाटर टैंकर्स क्यों हैं? पानी, नलकों से पानी क्यों नहीं आता? वो चीज़ें जो वाटर टैंकर्स के ज़रिए घरों में पहुंचाई जाती हैं, वही पानी, ये वाटर बोर्ड किस मर्ज़ की दवा है? ये सारी जो आपकी सिविल गवर्नमेंट है, सिटी गवर्नमेंट है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, ये किस लिए हैं? इसीलिए हैं कि ये पानी नलकों से आएगा, वाटर टैंकर्स ख़त्म हो जाएंगे। फिर तीसरी बात, ट्रैफिक मैनेजमेंट। ट्रैफिक मैनेजमेंट किसका काम है? ये सारा काम, चाहे वो लाइसेंस हो, फिटनेस सर्टिफिकेट्स हो, मोटरसाइकिल्स सवारों की एक लाइन में चलना हो, ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट में आती हैं। तो ट्रैफिक मैनेजमेंट में नहीं है आपके यहाँ। तो हमारे यहाँ कराची में एक क्योस है, एक क्योस वाली सिचुएशन है। बरसा बरस से आप वो लाइनें उठा लें कि जी रात के वक्त नहीं आएंगे, 11 बजे के बाद, 11 बजे से पहले नहीं आएंगे, लेकिन ये सब चीज़ें उड़ जाती हैं। किसी की जेब 500। इसकी जो जड़ है वो ट्रैफिक सेफ्टी और इन चीज़ों की ज़्यादा अगर रेगुलेशन हो तो वो नहीं है, क्योंकि देखिए कार्गो अगर कहीं से भी आएगा, सी से आता है, ट्रेन से आता है, उसने लोकली तो ट्रांसपोर्ट होना ही है ना इनके थ्रू, ट्रॉलर्स के थ्रू। अब वो ट्रॉलर चला किस तरह रहे हैं, वो गलत चला रहे हैं, उसके ऊपर भी तो चेक एंड बैलेंस नहीं रखा जा, नशे में चला रहे हैं वो। लेकिन जो ट्रॉलर्स अप कंट्री जाते हैं, देखिए ना, आप पूरी हाईवेज पर जाते हैं ना, ये ट्रॉलर्स अप कंट्री जाते हैं, सिर्फ उधर ही का मसला नहीं होता, ये आपके हाईवेज पे भी हादसात होते हैं। इसलिए सवाल ये है कि कार्गो सिस्टम से आपका एक दबाव कम होगा, चीज़ें दबाव कम होगा। तो प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ ख़ास तौर पे कराची, आप बाकी जगहों पे देखें फिर चीज़ें बहुत रेगुलेट हैं। कराची में तो ऐसा लगता है कि कराची में ट्रॉलर्स हो, टैंकर हो, गाड़ियाँ हों, सबको खुला छोड़ दिया गया है सड़कों में, और यही रेस लगती है। उन डंपर्स और ट्रॉलर्स पे जो कंटेनर्स रखे होते हैं, उनको जिस तरह रखना चाहिए, जिस तरह वो लॉक होने चाहिए, उस तरह वो लॉक भी नहीं होते। तो इसी वजह से ये ट्रैफिक के हादसात में इजाफा हो रहा है। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब। आज के प्रोग्राम से इतना ही। आप लोग हमें इसी तरह से लिखते रहें, अपने सवालात भेजते रहें। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।